नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, लक्षद्वीप में समंदर किनारे पीएम मोदी की एक तस्वीर आई थी और मालदीव में सुनामी आ गई थी। और अब भारत लक्षद्वीप में ही बित्रा आइलैंड पर जो कुछ करने जा रहा है, उसके बाद तो इतना तय है कि चाइना में भी ऐसी ही सुनामी आने वाली है। आपने बरोबर फरमाया। बित्रा आइलैंड जो है लक्षद्वीप में एक तरह से फॉरवर्ड पोस्ट आइलैंड है भारत का। और लक्षद्वीप की अगर देखे जाए तो उसके अंदर 36 आइलैंड्स हैं। और उसके जो अंदर जो 10 आइलैंड्स है वो अनइनहैबिटेड है, मतलब वहां पे कम पॉपुलेशन रहती है। भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि अभी बित्रा आइलैंड को वो डिफेंस पर्पसेस के लिए लेने वाला है। और डिफेंस पर्पसेस के लेने के बाद वहां पे एक पॉसिबिलिटी है कि एक स्ट्रेटेजिक कमांड बनाया जाएगा, जैसे अंडमान एंड निकोबार के अंदर वहां पे भारत ने बना चुका है। अब आप ये देखिए कि भारत जो काम अंडमान एंड निकोबार में किया है, सिमिलर थिंग्स वो अभी अपने वेस्टर्न नेवल कमांड को डेवलप करेगा। और वेस्टर्न नेवल कमांड को डेवलप करने के लिए वहां पे उसको रडार लगाने हैं, उसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगाने हैं, वहां पे एयर स्ट्रिप बनानी है, वहां पे सर्वेलेंस सिस्टम्स बनाने हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल्स के लिए डॉकिंग शिपयार्ड्स बनाना है। सबके लिए एक आइलैंड चाहिए एक्सक्लूसिवली। तो इसके लिए उन्होंने बित्रा आइलैंड को एक तरह से मार्क किया है कि हमें ये आइलैंड चाहिए ताकि हम इसको डेवलप कर सके एज अ फुल फ्लेज कमांड सेंटर, जो जो अरेबियन सी में भारत की आंख बनेगा। एक तरह से ये भारत का फॉरवर्ड पोस्ट रहेगा और भारत इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा चाइना और पाकिस्तान की गतिविधियां। और एक तरह से हमें एक तरह से डोमिनेंट पावर बना पाएगा इंडियन ओशन रीजन में। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में आपको एक तरह से सर्वेलेंस करने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने की जरूरत है, फिर बाद में आपको डेटा भी लेना जरूरत है कि क्या क्या चीज हो रही है। अब कुछ दिन पहले, एक साल भर पहले, प्रधानमंत्री मोदी जी लास्ट जनवरी 2024 में उनकी एक तस्वीर आई थी कि वो लक्षद्वीप आइलैंड में विचरण कर रहे थे। उसके बाद भारत के अंदर एक सुनामी आ गई थी, लोगों ने मालदीव को बाइकआउट करना चालू कर दिया था। और मालदीव के अंदर आपने देखा है कि कैसे वहां के जो ऑफिशियल्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। और अब वही प्रधानमंत्री मोदी जी को वो अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन एक तरह से चीफ गेस्ट के जैसे बुला रहे हैं 26 तारीख को। और इसके लिए ये बित्रा आइलैंड इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम चाइनीज शिप्स के ऊपर सर्वेलेंस कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार मालूम पड़ा है कि 2021 और 24 के बीच में 14 बार चाइनीज सबमरीन हमारे इंडियन ओशन रीजन में आई थी और वो वहां पे हमारा डेटा ले रही थी। एक चीज है, हमने एक तरह से वहां पे 850 करोड़ डाल के हमने एक अंडर सी केबल इंटरनेट नेटवर्क भी बैठाया है। बताया जाता है कि वो जो रिसर्च शिप्स आते हैं वो हमारे केबल नेटवर्क को भी टैप कर रहे हैं। अब भारत को अपनी एक तरह से इकोनॉमिक जो होती है, अपनी जो कोस्ट रहती है, उसको सेफगार्ड करने की जरूरत है। भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर की है। बट कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक भी भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और जहां भी भारत का आइलैंड होता है उससे भी 200 नॉटिकल माइल्स वो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। जिस तरह से हमने अंडमान एंड निकोबार को डेवलप किया है, उसी तर्ज पे हम अब अरेबियन सी में ये जो आइलैंड है इसको हम डेवलप करने वाले हैं। और इसके द्वारा हम जी। जो चाइना के जो ओवरसीज नेवल बेसेस है, जैसे वो डिजिबूटी में है उनके नेवल बेस, जैसे उनके बेस है ग्वादर में, जैसे उनका बेस है कोलंबो में, हम सबके ऊपर नजर रख सकते हैं। और आप ये भी देखिए 80% जो क्रूड ऑयल ट्रेवल होता है वर्ल्ड का, वो इसी रूट के थ्रू पास होता है। और भारत का 95% जो ट्रेड होता है वॉल्यूम से, वो जी। सी रूट से होता है। और 68% वॉल्यूम वैल्यू बाय वैल्यू वो भी सी रूट से होता है। तो एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को सेफगार्ड करने के लिए अपना एक फॉरवर्ड पोस्ट बनाना जरूरी था। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम भारतीय सरकार ने उठाया। सर,
मालदीव पर जब डोरे डाल रहे थे जिनपिंग, आपको याद होगा किस तरह से मोइत्सु भागे भागे वहां जा रहे थे और कैसे वहां पर एक प्रोपेगेंडा चला था मालदीव में एंटी इंडिया, आपको याद होगा। उसके बाद सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर मोइत्सु जाल में फंस जाते हैं शी जिनपिंग के, तो कुछ आइलैंड वो देने वाले थे चाइना को। अब जब भारत लक्षद्वीप में पहुंच गया है, वहां के जो आइलैंड है उन पर अगर हम अपना स्ट्रेटेजिकली डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहे हैं सर, तो ये तो चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है ना। देखिए, भारत जागा भी है कि हमको जगाया भी मालदीव ने, और उसी के बाद हमको समझ में आया कि जैसे हमने अपना ईस्टर्न कमांड डेवलप किया है, वैसे हमने अपना वेस्टर्न कमांड डेवलप ही नहीं किया। उसके बाद आपने देखा है कि मोदी जी ने जो हमारे 2 आइलैंड है मिनिकॉय और अगाती में एयर स्ट्रिप्स को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने 1200 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। अब उन्होंने बैराती को ले रहे हैं और बैराती को फुल फ्लैग नेवल कमांड सेंटर भी बनाएंगे। और चाइना जो सोच रहा था कि मालदीव को अपनी तरफ कर लेगा, पर मालदीव को भी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं उसके नेबर्स, आप देखिए अपने नेबर्स बदल नहीं सकते। भारत ही नेबर रहेगा मालदीव का इन द इंडियन ओशन रीजन। चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में है। अब सबको समझ में आ गया कि भारत के साथ कोई भी पंगा नहीं ले सकता, और सबको मालूम है कि भारत ने अपनी जो डॉक्ट्रिन है वो भी चेंज कर दी है। जो 2015 में भारत ने सागर डॉक्ट्रिन लिखाई थी, उसका मतलब था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द रीजन। अब 2025 में इसको महासागर कर दिया, म्यूचुअल एडवांसमेंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन। पहले क्या था, हम अपने सिर्फ अपनी कोस्टल लाइन को देखते थे, अब हम डीप सी सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। हमको फॉरवर्ड पोस्ट इसके लिए चाहिए, हम मिड सी में सर्वेलेंस कर सकते हैं, अगर हमें वहां पे जाके पावर प्रोजेक्शन करना है वो भी कर सकते हैं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि भारत के अंदर जिस हिसाब से बताया जाता है, जो बे ऑफ बंगाल के रीजन है उधर भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, और चाइना ने अपनी सबमरीन्स भेज के वहां पे एक तरह से कंटिन्यूसली उसको मैप कर चुके हैं। अब भारत बहुत डिले करने के बाद, मेरे ख्याल से बहुत डिले हो गया है, पर सरकार फाइनली जा चुकी है, और उन्होंने महासागर डॉक्ट्रिन के हिसाब से सारे जो देश है, जो वेस्टर्न अफ्रीका के तट के जो देश है, इसके साथ उन्होंने साझेदारी करना चालू कर दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया था, जिसमें इंडिया की कोस्ट शिप थी, वो उन्होंने 10 अफ्रीकन नेशंस के साथ विजिट भी किया। आपको मालूम है हमारा ऑलरेडी जो बेसिस है, ओवरसीज बेसिस हमारे 2-3 कंट्रीज में ऑलरेडी है, सेशल्स में है, मॉरिशस में है, और इसके अलावा ये जो है ये हमारा खुद का आइलैंड है जिसको हमने नेग्लेक्ट किया था इतने सालों से, और उस अब इसको हम एक तरह से फ्रंटलाइन स्टेट बना रहे हैं, और इसके द्वारा हम अपने यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी को भी हम डेवलप कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, हम अपने टूरिज्म सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, क्रूज को डेवलप कर सकते हैं, हम उधर सस्टेनेबल इकोलॉजिकल फिशिंग को भी डेवलप कर सकते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कर सकते हैं। अब इस फॉरवर्ड पोस्ट में आने के बाद हम उसको ब्लू वाटर इकोनॉमी कर सकते हैं। ब्लू वाटर इकोनॉमी में क्या करते हैं, हम डीप समुद्र में जाके एक तरह से एक्सट्रैक्शन जो होता है, तेल का हो सकता है या रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो सकता है, उसकी स्टडी कर सकते हैं, तो रिस्क भी डाल के हम काम कर सकते हैं। तो ये भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और एक चीज है, ग्वादर, डिजिबूटी और कोलंबो के बीच में ये सेंटर में आता है, और इसकी नजर से कोई बच नहीं पाएगा। स्ट्रेटेजिकली ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन सर जैसे आपने कहा ना कि हमने अपने ईस्टर्न कोस्ट लाइन को तो बहुत ज्यादा डेवलप किया, मतलब अंडमान निकोबार की तरफ ध्यान दिया, लेकिन ये वेस्टर्न रीजन में ध्यान नहीं दिया। और आपने कहा कि जैसे हमने इस बित्रा आइलैंड को भी बड़ा नेग्लेक्ट किया कई सालों में। क्या ये माना जाए कि ये सब चीजें पिछली सरकारों में होती रही और मोदी सरकार के आने के बाद इस तरफ ध्यान दिया गया खास तौर पर, तभी सब कुछ देखने को मिल रहा है जो आज लक्षद्वीप में हो रहा है? देखिए, भारत का जब फोकस हुआ था, जब मोदी सरकार आई थी, तो सबसे पहले क्वाड को उन्होंने जीवित किया। क्वाड के अंदर मैक्सिमम जो फोकस था वो अंडमान निकोबार के अंदर ही था। वहां पे आपको मालूम है हमने सेबांग पोर्ट इंडोनेशिया से लिया हुआ है, और बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। तो हमने अपना जो डिफेंस जो है वो अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा बना दिया। वहां पे 75,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में। अब सिमिलर चीज, वो फैसिलिटी जो अंडमान निकोबार में हो रही थी, वो सिमिलर चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, और इसके अंदर भी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, एयर स्ट्रिप्स के लिए उन्होंने 1200 करोड़ रुपए दिए, 850 करोड़ रुपए उन्होंने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए दिए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि भारत ने अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडक्ट किया है, सबमरीन इंडक्ट कर रहे हैं।
हम अपनी कोस्ट लाइन्स को एक तरह से जो है क्रूज टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। हर जगह टोटल एक तरह से उस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली वो भारत का एक तरह से बोल सकते हैं उसको पर्ल हार्बर जैसा आप समझ सकते हैं। जो अमेरिका जो आपको मालूम है अमेरिका जो कितना दूर है, पर उसका इंडियन ओशन रीजन में उसके पास डियोगो गार्सिया है। डियोगो गार्सिया को भी हमने ब्रिटिश चेन से हमने उनको छुड़ा के उनको मॉरिशस को करवाया। अब क्या है डियोगो गार्सिया को मॉरिशस ने 99 इयर्स की लीज के लिए यूएस को दे दिया है। सिमिलरली यूएस के बेस फॉरवर्ड बेसिस है, हवाई में है, ओकिनावा में है, और इसके अलावा आपने देखा है कि चाइना के भी 15 ओवरसीज बेसिस है। अब भारत अपना खुद का एरिया डेवलप कर रहा है। भारत अपना खुद का ही आइलैंड लेके इसको एक नेवल बेस बनाएगा, इसके अंदर सारे सिस्टम लगाएगा और इसका सेंट्रली लोकेटेड जो फीचर है एक तरह से बहुत कारगर साबित होगा। एक इंडियन ओशन रीजन में भारत की संप्रभुता, भारत की मैरीटाइम डोमिनेंस की, और एक और एक चीज होगा कि जब भारत अपना ये आइलैंड में जब अपना बेस बनाएगा, रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज भारत की बढ़ जाएगी। अब क्या है ये जो आइलैंड है कोची से 450 किलोमीटर दूर है। अब कोई भी प्लेन अगर समझ लीजिए अगर सर्वेलेंस के लिए जाता है तो उसको कोची आके रिफ्यूलिंग करानी पड़ती है। अब ये डेवलप होने के बाद आप ये देखेंगे इधर ही रिफ्यूलिंग करके वो एक तरह से टक्कर लगा के वो इस एरिया को सिक्योर कर लेगा। सेकंड, आपको मालूम है उस एरिया में के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग इन्वॉल्व होता है, और आपको मालूम है कि ये जो एरिया में बहुत बड़ा एक तरह से पाकिस्तान चाइना नेक्सस भी होता है, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो अपना जो फाइनेंसिंग करती है ओवरसीज टेररिस्ट एक्टिविटीज इज ड्यू टू द इलीगल नारकोटिक्स ट्रेड। भारत उसी को भी लगाम दे पाएगा, उनकी फंडिंग बंद कर पाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में आपको ध्यान है कि कैसे भारत ने अपनी शिप्स के द्वारा उनको लैंडलॉक किया था, मतलब उनको एक तरह से ब्लॉकेड करके उनको कराची पोर्ट पे हमला करने की तैसी नौबत ला दी थी। अब ये जो पोस्ट बनेगा इससे हम क्या करेंगे, फ्यूचर में शायद अगर कोई चाइनीज शिप अगर आने की कोशिश करेगा पाकिस्तान की सपोर्ट में, तो ये उसको वहां पे इंटरसेप्ट कर लेगा। अगर समझ लीजिए चाइना की कोई शिप डिजिबूटी से आती है या श्रीलंका से हम्बनटोटा से आती है, तो ये हमारी शिप्स वहां पे जो डॉक रहेगी वो उसको इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इसका। तो सर कह सकते हैं कि हम ये जो वेस्टर्न समंदर का इलाका है यहाँ पर कम से कम भारत का दबदबा बढ़ने वाला है, और ये बात हो सकता है मालदीव भी समझ गया हो सर, क्योंकि इसीलिए मालदीव आप बता रहे हैं ना कि अपने इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी को एज अ चीफ गेस्ट बुला रहा है 26 जुलाई को। तो मालदीव को भी समझ में आ रहा है कि चाइना के साथ रहने में फायदा नहीं है। चाइना की एक्सपेंशन की नीति है, वो कब्जा करता है दूसरे देशों पर। कम से कम भारत तो ऐसा नहीं है, भारत तो हर साल अच्छा खासा पैसा देता है मालदीव को। बरोबर है, आपने बरोबर बोला है। भारत ने हर साल आपको मालूम है सॉफ्ट एड देता है भारत मालदीव्स को, और मालदीव्स को भी समझ में आ गया है कि इंडियन ओशन रीजन में वो भारत के साथ एक तरह से दुश्मनी करके कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आपने देखा कि मुजू ने अपने टोन डाउन भी किया है, और भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए उन्होंने इन्वाइट भी किया है। और भारत ने सिर्फ मालदीव्स को रेस्क्यू नहीं किया, श्रीलंका को भी रेस्क्यू किया है। और वहां पे भी श्रीलंका ने हमें एक तरह से जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट आती थी, जो नोन होता था कि वो एंटी इंडियन स्टैंड पे, वो भारत के साथ अभी डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रही है, हमारे साथ एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रही है, हमारे साथ एक तरह से उन्होंने कोलंबो पोर्ट भी हमको अदानी को दिया है डेवलप करने के लिए। तो बहुत सारे काम हमारे जो बात हो रही है छोटे छोटे देशों के साथ इंडियन ओशन रीजन में, इससे हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है। भारत इज द किंग ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। हम चाइना को इधर घुसने नहीं दे सकते। अब हम चाइना को बता रहे हैं कि भैया आप साउथ चाइना सी में रहो, इंडियन ओशन रीजन इज नॉट योर बैकयार्ड, ये हमारा रीजन है, हम इधर हमारा एरिया है, आप यहाँ से थोड़ा दूर रहिए। अब चाइना को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। जब भारत का ये फॉरवर्ड बेस आएगा तो भारत इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगा। और आपको मालूम है जो चाइना का 60 to 70% जो क्रूड जो आ जाता है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू जाता है। इस इधर भी एक फॉरवर्ड बेस होने से हम और इफेक्टिवली उसको कंट्रोल कर पाएंगे। फ्यूचर में अगर चाइना ने कोई मस्ती की हमारे साथ, हम उनके सप्लाई डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्रूड सप्लाई जो गल्फ से आते हैं, ये भी काम हो सकता है। सर चाइना
पहले पहलगाम आतंकवादी हमले पर क्या रुख अपना रहा था, आपको याद होगा डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ की बैठक में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था इसीलिए जारी नहीं हो पाया क्योंकि चाइना ने पहलगाम को उसमें डालने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब चाइना के सुर एक दो दिन में बदल गए हैं, तो ये जो स्ट्रेटेजिकली भारत बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है लक्षद्वीप में, तो ये बातें भी तो चाइना को समझ में आ रही होंगी सर। देखिए, चाइना अपना रूप बदल रहा है क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि भारत के खिलाफ उन्होंने जो भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो एक तरह से बैकफायर हुए हैं और उन्हें ये भी समझ में आया जितना हम भारत को रोकते हैं, भारत उतना ही एक तरह से डेवलप करता जा रहा है अपने आप को। और आपको ये भी बता दूँ जो जहाँ जिस जगह के लिए गलवान के लिए चाइना ने हमारे खिलाफ जो युद्ध किया था 2020 में, वो जो फॉरवर्ड बेस हम जो बना रहे थे, वो अभी ऑपरेशनल होने वाला है ये महीने के एंड तक। तो चाइना जानता है कि जितना हम भारत को रोकते हैं, भारत उतना ही आगे करता है। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि भारत को प्रोवोक किया जाए, भारत के साथ दोस्ती की जाए और एक तरह से उन्होंने अपने सुर भी बदले और पाकिस्तान को लताड़ा भी है। श्रीलंका को भी हमारा एक आइलैंड था, कच्चा थी वो आइलैंड, वो भी दे दिया गया था, वो उनके पास है, वो हमने तोहफे में दे दिया था। अगर हम इन आइलैंड्स को पहले से डेवलप करते आते सर, तो आज हम लोग चाइना वगैरह पे पहले से ही एक तरह से उन पर हमारा दबदबा होता। देखिए, मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में जो आइलैंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो भारत को रिटर्न में आ जाएगा। हमें अभी एक तरह से मोदी जी ने अगर उनको आपने देखा है कि इकोनॉमिक लाइफलाइन दी है और एक तरह से इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कंसेंसस बात हो रही होगी, एक तरह से इन प्रोसेस हो रहा होगा कि वो आइलैंड भारत के पास वापस आएगा। नहीं तो भारत एक तरह से जब भी चाहे तो श्रीलंका की लाइफलाइन काट सकता है और श्रीलंका इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। पर भारत इसको एक फोर्स्ड एक्विजिशन जैसा नहीं बता के एक तरह से ये दर्शाना चाहेगा कि श्रीलंका ने खुद गिफ्ट किया है, पर अंदर ही अंदर बातचीत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी रैली में बहुत बार ये बातें की है कि उन्होंने ये आइलैंड के बारे में उन्होंने रेफरेंस बहुत बार किया है, 2-3 बार तो मैंने खुद ही सुन लिया। तो आपको लगता है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं श्रीलंका हमारा वो द्वीप हमको वापस कर सकता है? और सर अक्साई चीन को लेकर भी अक्सर बात होती है कि वो भी तो दिया था हमने चाइना को। देखिए, अक्साई चीन तो हमने नेहरू की जो है बेवकूफी के कारण खोया था। उस समय अगर हम अपनी एयरफोर्स यूज करते तो हम चाइना को खदेड़ देते। उस समय नेहरू जी ने अपनी हमारी एयरफोर्स को यूज नहीं किया। सेकेंड, हमारे जो सोल्जर्स है वो अंडर स्टाफ थे, उनके पास प्रॉपर राइफल्स नहीं थे, उनके पास एम्यूनिशंस नहीं थे। इनफैक्ट गर्मी के जो बोलते हैं सर्दी में लड़ने के लिए जो कपड़े होते हैं वो भी नहीं थे। उसके बावजूद भी हमारे सोल्जर्स बहुत हद तक लड़े थे, अंडर स्टाफ थे, मतलब फॉरवर्ड सप्लाईज भी बरोबर नहीं थी। तो ये एक चीज थी कि पंडित जी पंचशील के अंदर बैठे रहे और चाइना ने एक तरह से पंजा मार के उनके पंचशील को भी उड़ा दिया। पंडित जी के जो विश्वास था कि चाइना हमसे कुछ नहीं करेगा। इनफैक्ट पंडित जी तो चाहते थे हमें हमारी डिफेंस के ऊपर हमें खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, हमें इंडियन आर्मी को ही हटा देना चाहिए। उनकी ये थॉट प्रोसेस थी। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और कुछ नेताओं ने मना कर दिया, नहीं तो इंडियन आर्मी भी नहीं रहती। और आप ये भी देखते 1962 में चाइना जो जितना भारत ले लेता, 1965 में पाकिस्तान भी मतलब आप समझ लीजिए पूरा नॉर्दर्न इंडिया ले लेता। ये नेहरू के एक कारनामे थे। लेकिन चलिए सर, अब पिछले इतने सालों से जो गलतियां हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको मोदी सरकार सुधार रही है। ये कम से कम जो वेस्टर्न कोस्टल इलाका है हमारा, वहां पर अगर बित्रा द्वीप पर इस तरह से फॉरवर्ड बेस बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है नींद उड़ेगी चाइना की भी। और अब देखते हैं कि आगे चलकर भारत और किस किस तरह के स्ट्रेटेजिक कदम उठाता है, जिससे कि भारत चौतरफा जिसको कह सकते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखे। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। जय सिया राम। जय सिया राम।